कच्चे धागे कहानी का चौथा भाग। अरे माँ, सुन तो सही। कमीने, कॉलेज से निकलकर अपना भविष्य बर्बाद कर लिया। माँ, वो तो मुझे सब मालूम हो गया है। तूने एक शरीफ लड़की के साथ बेहूदगी की थी, इस कारण तुझे कॉलेज से निकाल दिया गया है। माँ, मैं उस लड़की से मोहब्बत करता हूँ। मोहब्बत के बच्चे, तू कल रात शराब पीकर आया था। माँ, वो तो कोई बुरी लड़की है देवयानी, क्लास फेलो है, उसका बर्थडे था। तो अब तू बुरी लड़कियों की संगत में भी रहने लगा है। तुम्हारी सौगंध माँ, अब नहीं रहूंगा। आज तेरी खाल उधेड़ कर रख दूंगी। और सचमुच उसकी माँ रीमा ने दो एक सोटियां उसकी पीठ पर टिका ही दी। माँ, अब तो सच्चे मन से सौगंध खायला है। अब किसी लड़की की ओर नजर उठाकर भी नहीं देखूंगा। सब साली एक जैसी होती है। रीमा ने दांत किचकिचाकर कहा, क्या बकता है? बहनें, बेटियां, माएं, मौसियां, तू सबको बुरा बोल रहा है। नहीं माँ, तेरे पाए लागू, मेरे मन में कुछ नहीं, मैं सबका मान करता हूँ। ये तो अचानक वास्ता साथ पढ़ती एक लड़की से पड़ गया। उसने मुझे बहकाने की कोशिश की थी, मगर माँ का आशीर्वाद मेरे साथ था, बच गया। अच्छा, तूने सबके सामने उसे छेड़ा होगा ना, तभी तुझे कॉलेज से निकाल दिया होगा। अब क्या बताऊं माँ, तेरी समझ में नहीं आएगा। अभी वो कुछ और कहने ही वाला था कि अचानक विवेक की निगाहें अंजलि पर पड़ी, जो थोड़े फासले पर खड़ी उनकी बातें सुन रही थी। अचानक उसके तेवर बदल गए और उसने छलांग लगाकर अंदर घुसने की कोशिश की। रीमा हाथ में सोटी लिए बेटे को मारने के लिए लपकी तो आवाज सुनकर ठिठक गई। असल में अंजलि ने पुकारा था, विवेक, मेरी बात सुनो। विवेक ने अंजलि को गुस्से और घृणा से घूर कर कहा, चल भाग यहाँ से, वरना दूंगा एक झापड़। थोबड़े का नक्शा बदल जाएगा। मुझे बेकार माँ से पिटवाया, मोहल्ले भर में बदनाम कर दिया, यहाँ तक कि कॉलेज से भी निकलवा दिया। अरे रे, क्या बकवास कर रहा है? रीमा ने हड़बड़ा कर कहा, क्या लड़कियों से बात करने का यही ढंग है? माँ, ऐसी बिगड़ी लड़कियां यही जबान समझती हैं। लेकिन ये लड़की है कौन? वही साली जिसको अपन ने प्यार करना शुरू किया था। हाय राम, जिससे प्यार करते हैं उससे इस तरह बात करते हैं। चल भाग अंदर। विवेक हड़बड़ाता हुआ अंदर चला गया तो रीमा ने नरमी से अंजलि से पूछा, क्या नाम है तुम्हारा बेटी? जी, अंजलि। अंजलि भाटिया। अच्छा, तुम ही वो अंजलि हो जिसके कारण इस पागल लड़के को कॉलेज से निकाल दिया गया है? जी, मगर मुझे अपनी भूल का एहसास है। मैं इनका नाम दोबारा कॉलेज में लिखवा दूंगी। क्या करेगी बेटी लिखवा के? ये नालायक पढ़ने लिखने वाला तो है नहीं। माँ जी, आप गलत समझ रही हैं। विवेक तो सबसे अच्छा स्टूडेंट है। सिविल इंजीनियरिंग कॉलेज का आखिरी साल है। सिविल काहे का इंजीनियर होता है? जी, वो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनवाते हैं। आप देखिएगा, वो कॉलेज में फर्स्ट आएगा। उसे नौकरी मिलने में भी देर नहीं लगेगी। अच्छा, तू बता कि तूने इसे कॉलेज से बदनाम करके क्यों निकलवाया? अंजलि के चेहरे पर जैसे गुलाल छिड़क गया। उसने कहा, बस गुस्सा आ गया। मैंने सुना है इसने बहुत सारे लोगों के सामने तुमसे बदतमीजी की थी। जी, विवेक बहुत भला और सीधा साधा होनहार लड़का है। मैंने समझने में गलती की थी। अच्छा, फिर अच्छाई क्या है इसमें? ये नालायक तो कल रात दारू भी पीकर आया था। माँ जी, शराब ही एक ऐसा नशा है जो आदमी के असली व्यक्तित्व से पर्दा हटा देता है। कल रात अगर विवेक शराब ना पीता तो मुझे भी मालूम नहीं होता कि विवेक के अंदर कितना नेक और शरीफ इंसान छुपा हुआ है। अच्छा, हाँ माँ जी, मैं विवेक से मिलना चाहती हूँ। लेकिन बेटी, हम लोग तो तुम्हारे बराबर के नहीं, गरीब लोग हैं। छोटी सी मामूली सी खोली में रहते हैं। तो क्या हुआ, खोलियों में भी इंसान ही रहते हैं। और फिर हीरे तो प्राय गुदड़ी में ही छिपे मिलते हैं। धन्य हो बेटी, सुना था बड़े लोग बहुत घमंडी होते हैं। विवेक के पिताजी का भी एक लंगोटिया दोस्त था। पढ़ लिख कर कारोबार किया तो सेठ बन गया। अब देखता है तो मुंह फेर लेता है। हाँ माँ जी, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। धन्य है बेटी वो माँ बाप जिनकी तू संतान है। चल मेरे साथ आकर देख ले। रीमा उसको साथ लेकर जब बस्ती में दाखिल हुई तो बस्ती के लोग उसे ऐसे देखने लगे जैसे कोई अजूबा आ गया हो। रीमा उसे खोली तक लाई। विवेक जल्दी से शर्ट बदलकर बाहर निकल आया। फिर अंजलि को देखते ही उसके नथुने फूल गए। काहे को लाई हो इस नीच को इधर? बताऊं तुझे? रीमा ने आंखें निकालकर सोंटी उठाई। कॉलेज में पढ़ लिख कर भी तमीज नहीं आई तुझे? अरे ये तेरा कॉलेज में दोबारा दाखिला कराने आई है। अपन को नहीं चाहिए इसका उपकार।
विवेक, अंजलि ने कहा, मैं तुमसे अकेले में कुछ बात करना चाहती हूँ। रीमा ने कहा, तुम लोग बातें करो, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। जब माँ चली गई तो विवेक ने अंजलि को घूर कर कहा, तबीयत खुश हो गई माँ से मार खिलाकर? माँ की मार तो खुशनसीबों को मिलती है। फिर विवेक ने एक स्टूल साफ करके उसे सरकार कर कहा, ले बैठ इधर और कान खोलकर सुन ले, मैं देवयानी जैसी लड़कियों पर धिक्कार भेजता हूँ। फिर भी तुमने देवयानी के साथ जुहू बीच पर रंगरलियां मनाई थी। अरे वो तो मुझे तुम्हारे योग्य बनाने को ही तो ले गई थी। मेरे योग्य? और क्या, अपन का प्रेम गुरु है महेश, उसकी दी हुई शिक्षा फेल हो गई, तू टस से मस नहीं हुई। तब देवयानी ने कहा कि वो मुझे ऐसी शिक्षा दे सकती है कि मैं तुझे राजी कर लूं। इसीलिए तुमने लाइब्रेरी में मुझे खींचकर अपने सीने से चिपटा लिया था। हाँ, बिल्कुल यही। मैंने तुम्हें कॉलेज से निकलवा दिया। क्या तुम इसका बदला लेना चाहते थे? बदला मर्द मर्द से लेता है, मर्द औरत से बदला नहीं लेता। फिर क्या करना चाहते थे तुम मेरे साथ? वही जो देवयानी के साथ किया था। फिर तुमने वो क्यों नहीं किया? एकाएक किसी अज्ञात शक्ति की चेतावनी ने मुझे झंझोड़ दिया। अचानक विचार आया कि देवयानी भी तो यही कुछ कराती है। इसका मतलब हुआ कि तुझमें और देवयानी में कोई फर्क ही नहीं रहा। धिक्कार है ऐसी लड़की पर जो सबको अपनी तरह एक हमाम में नंगा करके साथ नचाना चाहती है। विलासिता की भी सीमा होती है। सतीत्व ही स्त्री का सबसे बहुमूल्य गहना होता है। धिक्कार है उस लड़की पर। जूली ने भी मुझे यही बताया था। जानते हो, जब तुम ये सब कुछ कर रहे थे तो मैं होश में नहीं थी। जानता हूँ, मगर मैं पूरे होश में था, इसीलिए ईश्वर ने मुझे इस पाप से बचा लिया। देवयानी ने मेरी विस्की में तेज नशे की गोलियां डाल दी थी। फिर भी देवयानी जैसी भी है, सबके सामने है। उसका चरित्र सभी जानते हैं। मेरी बात का यकीन करो, वो मुझसे जलती है इसीलिए कि उसके मुकाबले में लोग मुझे शरीफ समझते हैं। और जूली के बारे में तुम्हारा क्या विचार है? जूली एक सच्ची क्रिश्चियन है। उसने क्राइस्ट की कसम देकर पूछ लेना कि जो उसने देखा और समझा वो सब सच था या नहीं। तुम्हारे सामने ये सफाई मैं इसीलिए दे रही हूँ कि मुझे तुम्हारे भीतर एक अच्छा आदमी छुपा हुआ महसूस हो रहा है। और मैंने अभी तुम्हारी माँ को देखा है। कितनी मेहनत, कितने अरमानों से उन्होंने तुम्हें इतना पढ़ाया है। उनकी मेहनत बेकार ना जाए, उनका बुढ़ापा अच्छा कटे, इसीलिए मैं तुम्हें दोबारा दाखिला दिलाना चाहती हूँ। और फिर ये तुम्हारा आखिरी साल भी है। अगर तुम्हें जूली की बात पर विश्वास है और माँ के प्रति अपनी जिम्मेदारी का जरा भी एहसास है तो कल कॉलेज चले आना, और अगर नहीं तो तुम्हारी इच्छा, मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं। इतना कहकर वो तेजी से बाहर चली गई। विवेक हक्का बक्का खड़ा रह गया। उसे यह भी मालूम नहीं था कि उन दोनों की सारी बातें उनकी बूढ़ी माँ छुप कर सुन रही थी। दोस्तों, कहानी का 5वां भाग बहुत जल्दी मैं देने वाला हूँ, और तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय, टेक केयर।